तो ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। ऊपर का कवर भर चुका है, पीछे का कवर है, ठीक है। तो सेट्स एंड रिलेशन का क्वेश्चन हम लोग फंक्शन के बाद बनाएंगे, पहले फंक्शन का बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है फंक्शन के बारे में जानना। और रिलेशन और इसका भी सेट्स का भी होगा, ठीक है ना। फिलहाल फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन का एक बार हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर सेट का भी देख लेंगे, ठीक है। बीच बीच में आते रहेगा सेट्स का भी, ठीक है। शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। एक बार हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी रिकॉल किया गया है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू जैसे उसमें था वो इसमें भी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बार आप खुद से सोचिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो दो सेट ए एंड बी के बीच में जो ऑर्डर पेयर होता है, पूरा जितना ऑर्डर पेयर ए और बी का बन सकता है उसी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए से बी के प्रोडक्ट पर जितना ऑर्डर पेयर बन सकता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। जैसे यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ए बी है, तो 1 का ए से 1 का बी से, 2 का ए से 2 का बी से, 3 का ए से 3 का बी से, तो इतना सारा बना, ठीक है ना। 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी, ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। ये इतना पता है। और अगर ए में 3 एलिमेंट है, मतलब ए में अगर ये इसको क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इन सेट ए। अगर ए सेट में पी एलिमेंट है और बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो ए से बी में कितना एलिमेंट होगा? सॉरी, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा? ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा? क्यू टू द पावर, सॉरी, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, हाँ वो तो सेट में होता है ना, पी क्रॉस क्यू। 6 एलिमेंट। अगर इसमें 3 है इसमें 2 है तो कितना एलिमेंट होगा? 6 एलिमेंट, ठीक है। इसके लिए 2 ऑप्शन, इसके लिए 2 ऑप्शन, और इसके लिए भी 2 ऑप्शन। 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, तो 2 + 2 + 2, हाँ 6 ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन, रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। रिलेशन आर फ्रॉम अनोनिमिटी सेट ए टू अनोनिमिटी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। और ए क्रॉस बी का सबसेट में जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन बना होता है, ठीक है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द ए क्रॉस बी। सबसेट इस तरह से डिराइव्ड होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट इस तरह से डिराइव्ड होता है रिलेशन में कि उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को। तो फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं डोमेन और सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं कोडोमेन। और जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये सब हम लोग देखे थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी सेट में पी एलिमेंट है और किसी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो कितना रिलेशन होगा? पॉसिबल रिलेशन कितना होगा? तो ऑर्डर पेयर कितना होगा? ऑर्डर पेयर पी इंटू क्यू, ठीक है। ऑर्डर पेयर कितना होता है? पी इंटू क्यू। और ऑर्डर पेयर का सबसेट ही रिलेशन होता है ना, तो पी इतना ऑर्डर पेयर है, मतलब ऑर्डर पेयर में इतना एलिमेंट है, इसी में से सबसेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर पी क्रॉस क्यू। अगर 2 टू द पावर पी क्रॉस क्यू, अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है, अगर किसी एक सेट है ए, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं 5 एलिमेंट है ये, तो इसका कितना सबसेट होगा? 2 टू द पावर 5 पढ़े है ना। और किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसका सबसेट 2 टू द पावर n होता है। तो ए क्रॉस पी क्रॉस क्यू में पी क्रॉस क्यू एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में अगर इसमें पी एलिमेंट है इसमें क्यू है, तो ए क्रॉस बी में पी क्रॉस क्यू एलिमेंट है, पी क्रॉस क्यू ऐसे क्या बोल रहा है? पी क्यू एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका जो सबसेट होता है वही ना रिलेशन में होता है, तो इसमें पॉसिबल सबसेट कितना है? 2 टू द पावर पी क्यू,
ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, 2 टू द पावर पी क्यू। आगे बढ़ते हैं। अब आया था फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं कि एक ए और बी के बीच में अगर रिलेशन है आर, तो इस रिलेशन को फंक्शन तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट का बी में कम से कम, मतलब एक, कम से कम बोल रहे हैं, एक ही इमेज हो, कम से कम एक ही इमेज हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट का एक ही इमेज हो बी में, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोडोमेन रेंज हम लोग को पता है, ठीक है। और एक डिफिनीशन था, फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एट इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर उसके रेंज आर का सबसेट हो और उसका रेंज आर का सबसेट हो तो उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर डोमेन भी आर का सबसेट हो तो उसको रियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन आया था। आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ आर टू आर पे, ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन आर रेंज आर। उसके बाद आया था कांस्टेंट फंक्शन एफ आर टू आर पे, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। इसका डोमेन तो आर है लेकिन रेंज, को डोमेन भी आर है लेकिन रेंज क्या है, सी। मतलब कांस्टेंट मतलब है कि कोई कांस्टेंट है, 5 है, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए 5 पे ही जा रहा है मान, तो रेंज एक फिक्स होगा इसका सी, ऐसे घेर देंगे। उसके बाद आया था पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। पोलिनोमियल जो इस रूप में होता है, a1 x टू द पावर 1 मतलब x, a2 x स्क्वायर डॉट 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 an xn, जहाँ पे जो वेरिएबल पर पावर हो वो होल नंबर में हो, तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, आर। रेंज ये निर्भर करता है। ठीक है, कांस्टेंट का तो कांस्टेंट होता है, अगर पोलिनोमियल ये है a0 है मतलब कांस्टेंट है तो उसका वही रेंज हो जाएगा। अगर ऐसा है a1x तो इसके ग्राफ खींच के देख लेंगे। ग्राफ क्या, इसका डोमेन तो आर होगा, रेंज भी आर होता है। लीनियर फंक्शन हम लोग पढ़े थे भी थे, लीनियर के ग्राफ का रेंज आर होता है। फिर अब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला था, तो सिर्फ हम लोग एक्स स्क्वायर का पढ़े थे। इसमें भी क्वाड्रेटिक में बहुत सारा होता है, तो वो सब अभी नहीं पढ़ना है। पढ़ना है IIT JEE के लिए पढ़ना है। ठीक है, NCERT में हम लोग जितना है उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ना सीख रहे हैं। अब रेशनल फंक्शन था एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में। इसका डोमेन क्या था, जहाँ पे जी एक्स 0 ना हो, ठीक है ना, उसको छोड़ के बाकी सब पे डिफाइन है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर। मॉडुलस फंक्शन क्या था, फंक्शन आर टू आर पे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। पढ़े थे कि अगर ये एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 हो। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा आया था। ठीक है, डोमेन आर रेंज सी। ठीक है, उसके बाद सिग्नम फंक्शन क्या था, एफ आर टू आर पे एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यही था सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, तो इसको आगे चल के ये कब था, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और अगर एक्स इक्वल टू 0 हो तो 0 था। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोड ऑफ x का वैल्यू x होगा, x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा। और अगर x लेस देन 0 है तो मोड ऑफ x का माइनस एक्स हो जाएगा वैल्यू, और x माइनस एक्स कटेगा तो -1 हो जाएगा। और x 0 पे क्या है, 0। तो सिग्नम ऑफ x का रेंज यही होता है। सिग्नम कितना भी ले ले, SGN सिग्नम कुछ भी ले ले, 5 ले ले, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है, ये इस तरह से ही डिफाइन है। उसके बाद था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस, नहीं मॉडुलस इसको नहीं पढ़ते, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पढ़ते हैं, इसी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, एफ ये आर टू आर पे डिफाइन था। ठीक है,
तो डोमेन तो आर है, रेंज इसका सिर्फ इंटीजर होता है, क्योंकि एक्स का ये किस तरह से डिफाइन था कि ये इस तरह से था कि इसका वैल्यू 1 होता है कब, कितना भी -1 होगा कब, जब एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच हो। 0 होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से 1। 1 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 1 से 2। 2 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 2 से 3 इक्वल टू रहता है, जहाँ पे वो वैल्यू होता है। तो ये इस तरह से ही डिफाइन था। तो इसका रेंज क्या हो गया था, इंटीजर। ग्राफ भी देखे थे हम लोग इसका, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन था, एडिशन जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स टू आर जी एक्स टू आर, दोनों का डोमेन सेम है तो सिंपल जुड़ गया था, एफ प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया था, और वही डोमेन क्या था, एक्स टू आर पे हो गया था, ठीक है। उसी तरह सब्सट्रैक्शन भी इसी तरह से हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह से हो जाएगा। डिवीजन में है कि अगर एफ एक्स टू आर पे है तो जी को, और जी एक्स टू आर पे है तो एफ अपॉन जी एक्स जो होएगा वह एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अलावा, मतलब एनसीईआरटी से भी ये चीज़ निकाला जा सकता था, यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ये हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं उसके बाद। तो ये नोट लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, डोमेन ऑफ एफ माइनस जी, डोमेन ऑफ एफ इंटू जी इक्वल टू हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ठीक है। ऐसे भी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े थे कि ये दो फंक्शन जुटता है जब डोमेन सेम होता है, ठीक है ना। तो दो फंक्शन जुटेगा तो वो उनका डोमेन क्या होगा, जहाँ पे दोनों का डोमेन एक होता है वहीं पे वे लोग जुटते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी। और अगर दो फंक्शन डिवाइड है तो दोनों का डोमेन क्या होगा, वही जहाँ पे दोनों का डोमेन मिलता हो, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। लेकिन इसमें रहा है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, सिंपल, ठीक है ना। जैसे अगर लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, इस तरह से कोई फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होगा। तो जैसे ऊपर वाले तो कन्फर्म है ना कि एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो क्या ये डोमेन हो गया, नहीं, नीचे वाले को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो नीचे वाले तो ऑलवेज डिफाइन है, नीचे वाला तो किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, एक को छोड़ के, 5 को छोड़ के। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बोल रहा है कि 4 से ज़्यादा होगा, ये बोल रहा है कि 4 से ज़्यादा होगा लेकिन 5 को छोड़ के। इसका मतलब है कि 4 से लेकर 5 तक हो जाए क्लोज इंटरवल इसे ओपन, फिर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, 5 पे ओपन, ये होगा ना इसका डोमेन, ठीक है। और अगर ऐसा इसमें भी हम कर दिए या इस तरह से कर दिए रूट एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा अब, और फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ऊपर और नीचे वाले का, तब जाके डोमेन आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल इसमें क्या पकड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे अब नीचे वाले को करने के लिए एक तो ऊपर वाला हो गया, यहाँ पे करना होगा कि एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी 0 नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू भी 0 यहाँ से इसका, क्योंकि 0 हो जाएगा अभी तो 5 है ना अभी, और रूट एक्स प्लस 5 को ग्रेटर देन 0 होना होगा। ये ऊपर वाले का एक अपना हो गया, नीचे वाले में दो, एक आया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक आया रूट एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, रूट एक्स ग्रेटर देन -5, ठीक है। अब रूट एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -5, ये तो ऑलवेज सही है, ये तो ऑलवेज सही है ना। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो नीचे वाला वैल्यू है, वैसे कॉमन सेंस भी देखा जा सकता था कि एक्स के किसी वैल्यू के लिए कभी 0 हो सकता है, नहीं ना, या निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रूट एक्स हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक्स के हर एक वैल्यू के लिए सही है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्स बिलोंग्स टू 0 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है दोनों का डोमेन क्या आ रहा है,
इन दोनों का मतलब इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 4 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया इतना डिवीजन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। ठीक है, 1 2 3 आसान है। एग्जाम्पल 4 में ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है इस तरह से और बोल रहा है कि डोमेन एंड रेंज बताइए। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद मिलाइए। तो हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है ना, डोमेन और रेंज निकालना है। तो अगर हम x1 ले, x का वैल्यू, x और y नेचुरल नंबर लेना है और x का वैल्यू 6 से कम है, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 लेते हैं। तो x1 लेंगे तो y कितना आएगा, 1 + 6/1 7। ठीक है, x2 लेंगे तो y कितना आएगा, 2 + 6/2 मतलब 3, 2 + 3 5। x3 लेंगे तो y कितना आएगा, 3 प्लस इधर 2 कट के 2 होगा 5। 4 लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ना कि y भी नेचुरल नंबर है और x भी नेचुरल नंबर है। तो x तो नेचुरल नंबर लिए, लेकिन अगर यहाँ नेचुरल नंबर लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 + 6/4। तो क्या ये नेचुरल नंबर हुआ, ये तो कटेगा ही नहीं, 3/2 हो जाएगा। तो 4 + 3/2 ये तो नेचुरल नंबर बनेगा ही नहीं। नेचुरल नंबर 4 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 6 होता है और 6 तो लेना भी नहीं है। तो हमको x = 4 पे कोई नेचुरल नंबर y नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं आएगा। फिर 5 ले रहे हैं x, क्योंकि x का वैल्यू 6 से कम है, तो 5 ले रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, नेचुरल नंबर y नहीं बनेगा। तो यही हो गया हमारा रिलेशन का मेंबर एलिमेंट। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन में हमारा 1 2 3 हो जाएगा और रेंज में 5 और 7। ठीक है, हो गया। ठीक है ना। और अगर कोडोमेन पूछता तो कोडोमेन में कौन कौन, कोडोमेन में तो सभी आएंगे ना, वाई के सारे वैल्यूज। क्या इसमें कोडोमेन होगा, नहीं, रिलेशन वो तो फंक्शन पे डिफाइन होता है ना कोडोमेन। ठीक है, रिलेशन में कोडोमेन आता है। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा, ऐसा भी नहीं बोला R to R N to N, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो x to y पे है तो y का पॉसिबल वैल्यू जैसे, हाँ, x और y बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ है ना x और y नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि n to n पे डिफाइन है। लेकिन ये भी बोल दिया कि ये x से कम है यहाँ पे, और y के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। मतलब जो डोमेन है वो फिक्स है कि 1 2 3 4 5 ये पॉसिबल n था इधर x की तरफ, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 2 और 3 ही जाके आगे मिला। तो डोमेन में यही सारे एलिमेंट कहलाए जो रिलेशन में भाग लिए। ठीक है, बस। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर रखिए कि पूरे सेट इधर वाले को डोमेन नहीं कहते हैं, जो रिलेशन R से जुड़ा हुआ है उसको डोमेन कहते हैं। इसमें देखिए n का पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना, ये खुद से हम सोच रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये हमारा R का पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 2 3 जुड़ा, तो हमारा 1 2 3 डोमेन में सिर्फ यही है, ये नहीं कि पूरा सेट को ये डोमेन बोलते हैं। हाँ, पूरा सेट इधर वाले को कोडोमेन बोलते हैं, इधर वाले के इस। और जब बात फंक्शन की होने लगे तो हमको पता है कि इधर कोई भी छूटता नहीं है, इसीलिए इस पूरे सेट को डोमेन बोलते हैं फंक्शन में। लेकिन रिलेशन में हम तो छोड़ सकते हैं ना फॉर इधर वाले को, तो इधर वाला डोमेन के में आएगा ही नहीं, 4 और 5 डोमेन में आया ही नहीं, क्योंकि ये रिलेशन का हिस्सा है ही नहीं। रिलेशन के हिस्से सिर्फ 1 2 3 थे इधर वाले, तो सिर्फ यही डोमेन में आए। ये भी तो हो सकते थे ना, लेकिन ये रिलेशन में नहीं जा पाया। पॉसिबल वैल्यू तो था डोमेन का ये, लेकिन ये रिलेशन में नहीं आया, इसलिए डोमेन से हट गया। n का पॉसिबल वैल्यू क्या है इधर वाला रेंज में y में, इसमें पॉसिबल वैल्यू y के लिए है पूरा 1
नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 पूरा, यानी कि कोडोमेन अगर हमसे कोई पूछे इस क्वेश्चन में तो हम क्या बोलेंगे, एन। ठीक है, और ये बात भी जाने, अभी नया बात हम लोग जाने कि यहाँ पे इसमें डोमेन का पॉसिबल वैल्यू ये सब था, लेकिन चूंकि रिलेशन से सिर्फ 1 2 3 जुड़ा इसलिए डोमेन 1 2 3 कहलाया। ठीक है ना, ये नहीं कि आंख बंद करके पूरे इधर वाले को डोमेन बोल देते हैं, नहीं, वो सिर्फ फंक्शन में बोलते हैं। रिलेशन में सिर्फ इधर वाले को डोमेन नहीं बोलते हैं, इससे जो रिलेशन से जुड़ा हुआ हो उसको डोमेन बोलते हैं। साफ साफ डिफिनीशन में था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पे इन रिलेशन आर, सारा फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट, लेकिन वो रिलेशन जो आर में हो उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, ऑफ द रिलेशन आर। को डोमेन क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए, हाँ, सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर उसको बोलते हैं रेंज, उसको बोलते हैं रेंज। सारे सेकेंड पेयर के एलिमेंट जो आर रिलेशन में हो उसको रेंज बोलते हैं। अब द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। इसमें कोई नहीं बोला कि जो आर से जो सारे सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, ऐसा बात लेकिन डोमेन के लिए नहीं बोला है कि सारा सेट ए को डोमेन बोलते हैं, ऐसा नहीं बोला। डोमेन उसको बोलते हैं कि जो वो फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन से जुड़े हुए हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और वो सेकेंड एलिमेंट जो रिलेशन से जुड़े हुए हैं उसको रेंज बोलते हैं। अब पूरे सेकेंड एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, पूरे फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं इन्हें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये एक छोटा सा बात जाने। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 है कि फाइंड द रेंज ऑफ, पहला ये, दूसरा ये। तो ये क्या देख रहे हैं, ये ऐसा है ना, सिग्नम x-4, ये सिग्नम x-4 का ये था। तो सिग्नम x-4 को ही ना ऐसा लिखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सिग्नम का कोई भी सिग्नम का रेंज होता है 1 -1 0, लेकिन इसमें से ही कोई होता है, लेकिन इसका वैल्यू पता होना चाहिए ना कि अगर ये ज़्यादा होगा 1 से, सॉरी 0 से, तो इसका वैल्यू 1 होगा, और ये 0 से छोटा होगा तो -1 होगा, और 0 होगा तो 0 होगा। तो ये है क्या, इसको कैसे देखते हैं, सिग्नम ऑफ x का हम लोग जानते हैं कैसे तोड़ा जाता है। सिग्नम x-4 ऐसा बनता है, x-4 अपॉन x-4। आगे चल के इसका रेंज बताना है, तो x-4 अपॉन x-4 कब, जब x-4 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो। तो ये कट के कितना आया 1, यानी x ग्रेटर देन 4 हो। और अगर x लेस देन 4 हो तो मतलब x, ये तो एक ही ये हुआ, एक है कि x-4 लेस देन 0 हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, -x-4 अपॉन x-4। तो कट के क्या आया -1, यानी x लेस देन 4 हो तो। और तीसरा कब होता है, जब x-4 इक्वल टू 0 हो। तो ये सिग्नम ऑफ x-4, इसको हम लोग बोल सकते हैं कभी, क्या है कि सिग्नम 0 का वैल्यू 0 होता है ओनली। ठीक है ना, सिग्नम 0 का वैल्यू 0 होता है। इसको सिग्नम x-4 नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 0 क्या है कि, क्योंकि x-4 इक्वल टू 0 अगर हम लोग लें, x-4 का अगर वैल्यू 0 कभी ले ही नहीं सकते ना, डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इसका रेंज क्या होगा, 1 और -1 और 1। ठीक है ना, यहाँ सिग्नम ऑफ x इस तरह से डिफाइंड होता था, सिग्नम ऑफ x इक्वल टू एक मोड ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 के जब x 0 मतलब सिग्नम 0 का वैल्यू ही सिर्फ 0 होता है। ठीक है ना, सिग्नम x-4 का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है।
हाँ, x इक्वल टू 4 पे 0 हो सकता है, x इक्वल टू 4 पे। इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, यानी x इक्वल टू 4 हो। लेकिन क्या x माइनस 4 0 हो सकता है यहाँ पे? डिनोमीटर का भी 0 नहीं हो सकता, तो ये कंसीडर होगा ही नहीं, तो रेंज में 0 आएगा ही नहीं, ठीक है ना, सिर्फ -1 और 1। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज बताना है। हम लोग ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन किए थे कि रूट एक्स का वैल्यू जानते हैं ना, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर इसको हम y मान लें, इसको एक बार फिर से कर देते हैं, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हो गया कि इसको x के टर्म में लिखेंगे, तो स्क्वायरिंग इसका बोथ साइड करेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, 16 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी हो, डिफाइन तो अंदर से होना है। अब x को रियल होने के लिए, डिफाइन होने के लिए, x को रियल होने के लिए 16 माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डोमेन निकालना है तो सिंपल है ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से डोमेन आ जाता है, -4 से 4 आएगा। तो यहाँ x के रियल होने के लिए 16 माइनस वाई स्क्वायर को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, है ना, यानी कि वाई स्क्वायर को लेस देन इक्वल टू 16 होना होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, -4 से 4। तो ये कैसे हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये क्या होगा, 4 माइनस वाई इंटू 4 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू -4 और 4 वहाँ पे 0 हो रहे हैं, यहाँ पे 0 हो रहा है, -4 और 4 पे। तो अगर 4 से बड़ा नंबर ले कोई, जैसे 6 ले लिए, तो 4 माइनस 6 निगेटिव आ रहा है ना, तो ये निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ निगेटिव आएगा। रख के देख लिए, 0 डाले तो वाई का वैल्यू 0 डाले तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें पॉजिटिव आएगा, फिर इधर निगेटिव आ जाएगा। डाल के देख लेंगे कोई -6। तो हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो 0 तो -4 और 4 पे हो रहा है और पॉजिटिव बीच में हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू ले लेना है। तो y के कहाँ से कहाँ का वैल्यू लेने पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, y का वैल्यू -4 से 4 लेने पे, तो इसको 2 मान लेंगे। तो 1 और 2 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 1 और 2 दोनों का बात मानेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 y जो है वो 0 से 4 होगा, ठीक है, यही हमारा रेंज बिलोंग करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल 9 एक क्वेश्चन है, रीडिफाइन द फंक्शन। क्वेश्चन बोला है कि रीडिफाइन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स, और एक्स का वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग इंटरवल तैयार करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं कि ये, इसको देखते हैं, इस मॉडुलस फंक्शन का में अगर x का वैल्यू अगर हम 1 से ज़्यादा रखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। वैसे तो पूरा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम x का वैल्यू 1 से ज़्यादा लें तो बाहर आएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। लेकिन अगर वैल्यू हम 1 से कम ले x का, तो बाहर में क्या आएगा, x माइनस 1 के आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि अगर 1 से छोटा वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है अंदर वाला निगेटिव हो जाता है, तो अंदर वाला निगेटिव है तो वो बाहर आएगा, तो पॉजिटिव बनने के लिए माइनस लगा देंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। समझ में आ रहा है ना। तो 1 के आगे पीछे होने से इसका इस पे अंतर पड़ रहा है, और यहाँ अंतर पड़ रहा है x के -1 होने से। अगर हम x -1 से छोटा ले लें तो ये वैल्यू निगेटिव है, और -1 से बड़ा ले ले तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जहाँ जहाँ पे अंतर हो रहा है, कहाँ कहाँ पे अंतर हो रहा है, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, एक -1 पे एक 1 पे। -1 के इधर इस तरफ ये पॉजिटिव है, -1 के उधर ये निगेटिव है, 1 के उधर ये पॉजिटिव है और 1 के इधर निगेटिव है, ठीक है।
तो इस तरह ले लिए। लेकिन हमारा x का वैल्यू क्या बोला है, -2 से 2 के बीच में ही है, मतलब -2 से 2 के ही बीच में है लेना है। आप इस इधर जाने का मतलब ये नहीं कि चलते चलेगा, -2 पे जाकर रुक जाना है, और 1 के उधर जाने का मतलब है कि 2 तक जाके आपको रुक जाना है। तो देखते हैं क्या है, तीन इंटरवल मिला हमको, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो फर्स्ट केस 1 बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 1, कि अगर x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में हो, ठीक है, कहीं भी इक्वल टू ले लेंगे -1, कहीं पे नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो -2 से -1 के बीच में हम इक्वल टू ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो -2 से -1 के बीच में ये क्या f(x) का वैल्यू क्या होगा, f(x) का वैल्यू ये -2 से -1 के बीच में, तो ये निगेटिव आएगा ना, -1 से इधर जाने पे ये तो निगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो निकलेगा बाहर x - 1 प्लस -1 से -2 के बीच में अगर हम x का वैल्यू डाल रहे हैं तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आ रहा है ना, हाँ, यानी कि -1 प्लस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -x + 1 -1 -x, तो +1 से -1 कट गया, क्या आएगा -2x। ये एक फंक्शन बना इस इंटरवल में f(x), ठीक है। दूसरा केस 2, जब x का वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इसमें f(x) का वैल्यू क्या होगा, अब देख रहे हैं -1 से 1 के बीच में मान 0 ले लेते हैं, तो ये माइनस आ रहा है, और ये -1 से 1 के बीच में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। 0 डाल के देख लें तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये तो -x - 1 होगा, क्योंकि -1 से 1 का वैल्यू डालने पे ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो -x - 1 होगा, लेकिन वो पॉजिटिव रह रहा है तो इसलिए वो 1 + x ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, -x + 1 + 1 + x, तो x से x कट गया, इसका आंसर 2। तो इस इंटरवल में f(x) क्या बना, 2, ठीक है। अब केस 3, अब x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो f(x) क्या होगा, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव है तो वो x - 1 ही रहेगा, देगा, प्लस देखते हैं पहले ये क्या देगा, 1 से 2 के बीच में वो भी पॉजिटिव ही देगा, तो +1 + x, तो 1 से 1 कट गया, ये क्या हो गया 2x। यानी कि देखें क्या क्या हुआ ना, पूरा फंक्शन फिर से डिफाइन हो गया। यानी कि अगर हम ठीक से लिख दें तो ऐसे लिखेंगे, तो इस तरह से फंक्शन रीडिफाइन हो गया, ठीक है। f(x) का वैल्यू -2x जब x का वैल्यू -2 से -1, 2 जब x का वैल्यू -1 से 1, 2x 1 से 2, ठीक है। इस तरह से फंक्शन रीडिफाइन हो गया फिर से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से त्रिकोणमितिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।